कनेर फीके हैं। मेरे जीवन साथी, आपका एक पत्र बहुत पहले मिला था। उसके बाद कोई पत्र नहीं डाला। नाराज होना, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, इसलिए आपके धोली। पेपर अच्छे रहे ये जानकर खुशी हुई। मैं एक भी पत्र नहीं लिख सकी क्योंकि पिंटू बीच में बहुत बीमार हो गया था और मैं उसकी बीमारी में एकदम पागल सी हो उठी थी। कुछ सोचता ही नहीं था और तुम भी पास न थे। अब काफ़ी ठीक है, इसलिए आज पत्र लिखने बैठी हूँ। आपने लिखा है कि बीएससी करने के बाद आप एलएलबी करना चाहते हैं। देखो, नाराज ना होना, आदमी की आदत होती है कि बिना कुछ किए धरे, बिना कुछ सोचे बहुत से स्वप्न देखने हैं और अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। आप एलएलबी के बारे में सोचने लगे जबकि अभी आपका रिजल्ट नहीं निकला है। देखो जी, बुरा मत मानना, मुंह से कोई न कोई बात ऐसी निकल ही जाती है और तुम नाराज हो जाते हो। मैं सोचती हूँ कि बीएससी करने के बाद तुम कहीं सर्विस के लिए कोशिश क्यों नहीं करते। फिर तुम साथ साथ एलएलबी भी कर सकते हो। तुम मुझे सर्विस करके देखा हो ना, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे पिंटू के लिए। सच्ची मैं तुमसे अलग थोड़े ही रहना चाहती हूँ, लेकिन अब इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जीजी की बातें सही नहीं जाती। पिंटू की आँखों का सुनापन देखा नहीं जाता। पिंटू छोटा है ना, अभी समझता नहीं। दिन में पता नहीं कितने फेरी वाले घर के आगे से निकलते हैं और पिंटू कुछ न कुछ खरीदने के लिए मचल जाता है। और तुम तो जानते हो मेरा हाथ कितना तंग है। अम्मा जी से बार बार क्या मांगे। रोज चीख के पिंटू बाहर चला जाता है और जीजी के बच्चों को खाते देखता रहता है। छाती फट जाती है उसका चेहरा देख के और कभी कभी तो मांग भी बैठता है। उनसे तो जीजी की धुतकार और शब्दों के बाण कानों में पिघलता हुआ शीशा उड़ेल देते हैं। दुनिया और मेरे बीच मील का एक और पत्थर बढ़ गया है। तुम सोचते होंगे न, इतनी समझदार कब से हो गई जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हूँ। तो हायर सेकेंडरी पढ़ी ही पिंटू के होते ही मैं पता नहीं कितने वर्ष एक साथ बड़ी हो गई हूँ। पता नहीं तुम समझी या नहीं, एक थके हुए राही के लिए रास्ता कितने लंबे हो जाता है। जब तक तुम छुट्टियों में यहाँ गांव में रहते हो, अपने आंगन का कनेर कितना लाल लाल फूलने लगता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यह बहुत फीका सा लगता है। पिंटू भी फिर उन्हें तोड़ने की जिद नहीं करता। पता नहीं क्यों, तुम्हारा क्या, तुम तो थोड़े दिनों के लिए आते वापस चले जाते हो और यहाँ मैं रह जाती हूँ सब कुछ सहने के लिए। मुझे तो लगता है अम्मा जी भी पिंटू को नहीं चाहती। बेचारा दादी दादी कहता रहता जाता है। तब तक अम्मा जी पप्पू या बबली को उठा लेती हैं गोद में। जिद करने पर मैं भी खींच कर लगा देती हूँ दो चार और चीखती हूँ, क्यों जाता है उनके पास, तू ही भर तो है दादी का लाडला। खूब गोदी लेती है, ना जा मर। पिंटू की सिसकियाँ पहले तेज होकर फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। मुझे लगता है कि अब पिंटू भी मार खाने का आदी हो गया है।
सूनी दोपहरी में टूटी खपरेल की दरार से धूप की रोशनी पिंटू के चेहरे पर पड़ती है और इन किरणों में पिंटू की आँखों से वही काजल का लकीरें धीरे धीरे बड़ी होकर काली सलाखें बन जाती है और मैं उनके बीच कैद होकर तड़पने लगती हूँ। बार बार पिंटू का निरीह चेहरा मुझे रुला देता है। आखिर कब तक हमें यूं दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा? लेकिन सच्ची, तुम जितना चाहो पढ़ो, LLB करो, MSc करो, लेकिन मेरे लिए न सही, कम से कम पिंटू के लिए सोचो, और चाहे तो न भी सोचो। पढ़ो, खूब पढ़ो। गुस्से से नहीं, मन से कह रही हूँ। क्या मैं नहीं कुछ कर सकती? मैं ही कोई सर्विस या जो भी कुछ काम मिल कर लूँगी, लेकिन अब यहाँ गांव में नहीं रहूँगी। सोचती हूँ जीजी इतना इतराती क्यों है? सिर्फ इसलिए ना कि भाई साहब सर्विस में हैं और तुम अभी बेकार हो, पढ़ रहे हो। पिछले साल सोचा था कि अब आपका BSc पूरा और अब मेरे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन किस्मत की बात, आपका रिजल्ट अच्छा ना रहा और मेरी सपनों की रात को सोते हूँ तो आज जाने कैसे कैसे सपने आते हैं और घबरा के उठ बैठती हूँ। पूरी रात आँखों में कट जाती है। यहाँ अपने गांव में अपने घर के पास के फूल जाने कितने लोग चुन के ले जाते हैं, लेकिन मैं जब भी गई मेरा हाथ एक गुलाब के साथ 2-4 कांटों की खरोंचें जरूर लाता है। अपनी किस्मत ही ऐसी है। शायद अब यही मायके में हूँ। अभी तक तो सुख से ही हूँ, लेकिन सोचती हूँ आखिर कब तक कहीं भाभी भी जीजी की तरह। उस दिन शायद जीजी के बच्चों को नए कपड़े पहने देख पिंटू भी जिद करने लगा कि वह भी उस तरह के नए कपड़े पहनेंगे। मैं कहाँ से लाती? उसे ठुनकते देख मुझे एकदम सा गुस्सा आ गया और मैं उसे तमाचे लगाते हुए चिल्ला पड़ी। हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। बाप बहुत अमीर है ना? और मैं खुद भी फूट पड़ी। इन सब बातों को जीजी ने अपने ऊपर लिया और वहीं से चिल्लाने लगी। हमारे बच्चों को देख नहीं सकती, हमारी अमीरी से जलती है। और न जाने क्या क्या नहीं कहा। मैं अपनी और पिंटू की
सिसकियों के बीच सब सुनती रही। पिंटू मुझसे लिपटा हुआ रोते रोते सो गया और उसी दिन इत्तेफाक से पिताजी आ गए और मुझे साथ यहाँ ले आए। मैं बिना तुमसे पूछे आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन जीजी की बातों से मन बहुत खराब था, इसलिए चली आई। अब सोचती हूँ आखिर कब तक मायके में बोझ बनकर रहा जा सकता है। मैं यहाँ पर सर्विस के लिए कोशिश कर रही हूँ। तुम वहाँ भले ही अकेले हो, लेकिन हम यहाँ 2 हैं। पिंटू बड़ा हो रहा है, उसे कुछ दिनों में KG में भर्ती कराना ठीक होगा। वैसे अगर न भी पढ़े तो भी जीत सकता है, लेकिन मैं अपनी पिंटू के भविष्य में अंधेरा नहीं भरूंगी। आप मुझे गांव ले जाने की मत सोचिएगा, मैं अब नहीं जा पाऊंगी। अपने पिंटू की खातिर पत्र पढ़कर नाराज तुम होंगे। हिना जाने क्या क्या लिख गई, लेकिन अब और किससे कहूँ, कैसे कहूँ, पत्र ही तो है। आप अपने प्रैक्टिकल मन लगा के दीजिएगा। आप BSc के बाद MSc करिए, LLB करिए, तब तक मैं सर्विस करूँगी। भगवान चाहेगा तो किसी न किसी तरह चल ही जाएगा। गांव जाए तो अम्मा जी को प्रणाम कहिएगा। और क्या लिखूं, वैसे भी इतना सारा लिख गई। अपनी तबीयत का ख्याल रखकर पढ़ाई करना। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।